दोस्तों, अगर आपसे इस कहानी का कोई भी भाग छूट गया है तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। उसका लिंक आपको मिल जाएगा। आज मोहल्ले भर में खूब रौनक थी, खूब चहल पहल थी। आखिर होती भी क्यों नहीं। सेठ यमुना प्रसाद जी की एकलौती लड़की की शादी थी और दूसरी तरफ मृणाल एक नन्हे से बच्चे की माँ बन चुकी थी। सेठ यमुना प्रसाद जी की कोठी को दुल्हन की तरह सजाया गया था। सभी लोग अपने अपने कामों में जुटे हुए थे। उधर हॉस्पिटल में मृणाल अपने नन्हे के साथ बहुत खुश थी। मन ही मन सोच रही थी, भगवान ने तुझे एक सुंदर सी किरण दे रखी है तो कितनी खुश नसीब है कि भास्कर का अंश तेरे पास है। जब मृणाल ने छोटे बच्चे के रोने की आवाज़ सुनी तो वह व्याकुल हो उठी। वह मुश्किल उसने बच्चे को गोद में उठाया और उसे चुप करवाने लगी। भास्कर दूल्हा बना बहुत खूबसूरत लग रहा था, मानो धरती पर किसी युग पुरुष ने कदम रखा हो। पूरे विधि विधान के साथ भास्कर और रोशनी की शादी संपूर्ण हो गई। दोनों परिवार बहुत खुश थे। भास्कर के मन में बस एक ही टीस थी कि वह मृणाल के साथ न्याय नहीं कर पाया, उसके साथ एक तरह से छल कर गया। ऐसा छल जिसे वह कभी करना ही नहीं चाहता था, मगर अब कुछ नहीं हो सकता था। उसने पूरे दिल से रोशनी को अपनाने का निर्णय ले लिया था और मृणाल को अपने दिल दिमाग से पूरी तरह निकालने का। कुमार बहुत परेशान था। आज उसे अपनी बेटी की जिंदगी लुटती हुई नजर आ रही थी। मन को समझाया कि इन बड़े लोगों के आगे हमारा कुछ अस्तित्व ही नहीं है। अगर मैं कोशिश भी करता तो शायद कभी कामयाब नहीं होता। एक बार कोशिश करके तो देख ली है, अब और ज़्यादा अपनी बेटी के चरित्र के ऊपर लांछन बर्दाश्त नहीं कर सकता। जो भी हुआ शायद भगवान को यही मंजूर था। अब मैं अपनी बेटी और अपने नवासे को लेकर यहाँ से दूर चला जाऊँगा, जहाँ हम लोग शांति से रह सकें। भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि वहाँ पर हमारा भास्कर बाबू से कभी सामना ना हो। वह इन्हीं के हालों में गुम था कि मृणाल बोल पड़ी, बाबा क्या सोच रहे हो? कुछ भी तो नहीं मीनू, सोच रहा हूँ जिंदगी कितने रूप बदलती है। आज तक मैं सिर्फ तुम्हारा बाबा था और अब बाबा से नाना भी हो गया। शायद मैं और ज़्यादा बूढ़ा हो गया। बाबा, आप ऐसा क्यों कह रहे हो? आप मेरे लिए कभी बूढ़े नहीं हो सकते। आप ही तो मेरी ताकत हो। आज मैं जहाँ पर भी खड़ी हूँ आपकी ही दी हुई हिम्मत है, वरना मैं तो मौत को गले लगाने चल पड़ी थी। बाबा, आप मेरे लिए हमेशा मेरे बचपन वाले बाबा ही रहोगे। कुमार यह सुन मुस्कुरा दिया। चलो मीनू, अब तुम आराम करो और मुन्ना को भी आराम करने दो। मैं बाहर जाकर खाने का इंतजाम करता हूँ। कल तुम्हारी हॉस्पिटल से छुट्टी हो जाएगी। उधर यमुना प्रसाद जी की हवेली में काफ़ी हलचल थी। भास्कर का अभी कश्मीर में 10-15 दिन रुकने का इरादा था। नया नवेला जोड़ा कश्मीर की सैर करना चाहता था। सब लोगों को उनके फैसले पर कोई आपत्ति नहीं थी। अच्छा भी था, दोनों एक दूसरे को अच्छे से समझ लेंगे। शादी के बाद भास्कर और रोशनी हाथों में हाथ डाले डॉक्टर रमेश से मिलने आए। मृणाल अभी भी हॉस्पिटल में ही थी। भास्कर का बेटा 3 दिन का हो चुका था। आज भास्कर, अच्छा भास्कर, आप रमेश भैया के पास बैठो, मैं अपनी सहेली से मिलकर आती हूँ, रोशनी ने कहा। क्यों? अगर मैं उनसे मिल लूँगा तो मुझे क्या पाप लग जाएगा या फिर वो मोहतरमा नाराज़ हो जाएंगी? भास्कर ने नाराज़गी जाहिर की। मैंने ऐसा कब कहा? आप भी चलिए, मुझे तो खुशी ही होगी। तो फिर चलो। दोनों वार्ड की ओर बढ़ लिए। तभी आनन फानन में आती नलिनी भास्कर से टकरा कर गिर गई। उसके पाँव में मोच आ गई। ओह, माफ़ कीजिएगा, मेरी वजह से आपको। चलिए, मैं आपको डॉक्टर के पास ले चलता। रोशनी, तुम अपनी सहेली से मिलाओ, मैं फिर कभी मिल लूँगा। भास्कर नलिनी को साथ लेकर डॉक्टर के पास चला गया और रोशनी मृणाल से मिलने चली गई। कुमार अपने दफ्तर किसी ज़रूरी काम से गया था, तभी तो कुमार की जगह इस वक्त नलिनी आई थी। जैसे ही रोशनी मृणाल के पास पहुंची, मृणाल उसे देखकर बहुत खुश हुई और कहा, अरे वाह, आपकी शादी हो गई, मुबारक हो आपको। अकेली आई हैं? शुक्रिया, बस 2 दिन हुए शादी हुई। मुझे रमेश भैया से पता चला कि तुम यहाँ एडमिट हो तो तुमसे मिलने चली आई। तुम्हें भी मुबारक हो। माँ बनना दुनिया की सबसे बड़ी खुशी है। तुम एक नन्ही सी जान को दुनिया में लेकर आई हो। बहुत प्यारा है तुम्हारा बेटा। बच्चे के सिर पर
हाथ फेरते हुए रोशनी ने कहा। अच्छा या तो बताओ कैसे हैं तुम्हारे पति देव? बहुत अच्छे मृणाल, मगर मैं तुमसे पूछती हूँ तुम्हारे पति कहाँ हैं? क्या वह अपने बेटे को देखने नहीं आए? मृणाल सब दुखों को मन में छुपा कर बोली, किसी काम से बाहर गए हैं, आ जाएंगे, विदेश में है वह। और क्या कहते उस वक्त यही सोचा। थोड़ी औपचारिक बातों के बाद रोशनी ने वहाँ से विदा ली। इतनी देर में नलिनी भी आ गई थी। मृणाल आंखों में आंसू भरे सोच रही थी, कितनी खुशनसीब है रोशनी जो किसी के घर की रौनक बनी, कल को माँ भी बनेगी, बच्चे को पिता का साया नसीब होगा। एक मैं अभागी, ना किसी की पत्नी बन पाई, ना बच्चे को पिता का नाम दे पाई, मेरा बेटा। शाम के समय डॉक्टर रमेश मृणाल के पास पहुँचे। आइए डॉक्टर भैया, मृणाल ने कहा। उस वक्त मृणाल नन्हे के साथ यूं ही खेल रही थी। यह सब क्या हो रहा है देवी जी? अभी यह सिर्फ 3 दिन का है, ध्यान से। बस कुछ नहीं भैया, रो रहा था तो मैंने सोचा इसे चुप करवा दूं। तभी कुमार ने कहा, डॉक्टर साहब क्या आज हमें छुट्टी हो जाएगी? हाँ कुमार काका, आज आपको छुट्टी हो जाएगी। अब मृणाल बिल्कुल ठीक है, आप इसे घर ले जा सकते हो, मगर याद रहे आपको माँ बनकर मृणाल और अच्छे इसके बच्चे का ध्यान रखना है। जी डॉक्टर साहब, बिल्कुल रखूँगा। कुछ फॉर्मेलिटी पूरी करनी थी, इसलिए कुमार डॉक्टर रमेश के पीछे पीछे चल दिए। डॉक्टर रमेश ने पर्ची कुमार के हाथ में रखते हुए कहा, या लीजिए कुमार काका, अब आपको अस्पताल से छुट्टी दी जा रही है, मगर कभी कभी मुझे भी याद कर लिया करना। चलो मैं भी घर ही जा रहा था, तुम्हें रास्ते में तुम्हारे घर छोड़ता चलूँगा, मगर अगले हफ्ते तुम्हें मृणाल को लेकर हॉस्पिटल आना है। मृणाल बिल्कुल तैयार बैठी थी। उसने अपने बेटे को गोद में उठा रखा था। बेशक कमजोरी थी, मगर आज वह फूली नहीं समा रही थी। ऐसा महसूस कर रही थी मानो किसी कैद से रिहाई मिल गई हो। उसे एकदम भास्कर के ख्याल ने आ घेरा। डॉक्टर रमेश मृणाल और कुमार को उनके घर छोड़ आए। कुमार अभी भी कसमकस में था। उसे मालूम हो चुका था कि भास्कर की शादी रोशनी के साथ हो चुकी। अब किसी न किसी तरह इस शहर को छोड़कर कहीं और नई दुनिया बसानी पड़ेगी, भास्कर की यादों से दूर, बहुत दूर। घर आने के 2 दिन बाद एक दिन मृणाल अपने बाबा से कहते, बाबा जाने क्यों ऐसा लग रहा है कि दिल में कुछ टूट गया है, मेरा दिल बैठा जा रहा है। उसकी आंखों से आंसू छलक आए। बाबा अब मुझसे यहाँ नहीं रहा जा रहा, मेरा दम घुटा सा रहता है, ना जाने क्यों मुझे। कुमार ने बीच में ही टोक दिया, मैं तुम्हारे मन की बात समझता हूँ मीनू बेटा, होगी कोई वजह जो तुम यहाँ नहीं रहना चाहती। मैं सवाल नहीं करूँगा, मैंने इस्तीफ़ा के लिए लिख दिया है। हम कुछ दिनों बाद यह जगह छोड़कर चले जाएंगे। हम हिमाचल के सुंदरनगर जाएंगे। वहाँ पर मेरे नए मालिक ने मेरी नौकरी और रहने का प्रबंध कर दिया है। नन्हा अभी बहुत छोटा है, मगर हमें इसके लिए और तुम्हारी खुशी के लिए यहाँ से जाना होगा। मृणाल यह सब सुन खुश हो गई। जाने क्यों दिल को तसल्ली मिल गई। बीच में वह हॉस्पिटल भी हो आई थी और डॉक्टर रमेश को बता दिया था कि वह कश्मीर छोड़कर जा रहे हैं। आज वह दिन था जब भास्कर रोशनी को अपने साथ अपने घर देहरादून ले जाने वाला था। 15 दिन हंसी खुशी एक दूसरे के साथ बीत गए। गृहस्थ जीवन की शुरुआत हो गई थी। रोशनी अपनी सहेलियों के साथ घिरी बैठी थी। वे उसे उसके घर देहरादून भेजने की तैयारी में जुटी थी। रोशनी इतनी खूबसूरत लग रही थी मानो कोई अप्सरा स्वर्ग से उतर आई हो। वह आज भास्कर के साथ अपने घर चली जाएगी, जहां वह और उसका अपना सुनहरा संसार होगा। जिस दिन के इंतजार के लिए उसने इतने सपने संजोए थे, वह दिन आ ही गया। आज कश्मीर की रानी देहरादून की वादियों में जाने वाली थी। दूसरी तरफ आज वही दिन था जब कुमार मृणाल और उसके बेटे को लेकर कश्मीर को छोड़ने जा रहा था। दोनों तरफ विदाई का माहौल था। जाने किस्मत में क्या लिखा था। एक ही ट्रेन से मृणाल और भास्कर सफ़र करने वाले थे। अलग थे तो बस ट्रेन के डिब्बे। क्या यह ट्रेन के डिब्बे दो दिलों को आपस में मिला पाएंगे, या अलग अलग डिब्बों की तरह दोनों की जिंदगी उथल पुथल रह जाएगी। गाड़ी हौले हौले अपने गंतव्य की तरफ भागे जा रही थी। दोनों डिब्बे पास पास ही थे, बस दूरी थी तो 2 दिलों में। कुमार और मृणाल को पठानकोट उतर जाना था। वहाँ से आगे का सफ़र उन्हें बस द्वारा ही तय करना था। एक डिब्बे में तीनों बाप बेटी और नन्हा सा बच्चा, और दूसरे डिब्बे में भास्कर और रोशनी बैठे थे। मृणाल का ध्यान अचानक ही विचारों में बैठ गया।
कारण पास वाले डिब्बे में हल्का हल्का गाना बज रहा था, जिसे सुनने में भास्कर और रोशनी व्यस्त थे, एक दूसरे के हाथों में हाथ डाले। मृणाल सोचने लगी, अगर जिंदगी उससे इस तरह खिलवाड़ न करती तो आज वह भी किसी की दुल्हन बनी होती। कितना सुहाना होता जिंदगी का सफ़र, कितनी हसीन हो जाती जिंदगी। वह एक स्वप्न की दुनिया में विचरण करने वाली चली गई थी। ध्यान तोड़ा उसका छोटे से बच्चे ने, जो अभी सोकर उठा था और रोने लग गया। मृणाल ने उसे गोदी में उठाया। रोता हुआ मुन्ना चुप हो गया। बाबा, क्या हम कल तक सुंदरनगर पहुंच जाएंगे? मृणाल ने अपने बाबा से प्रश्न किया। हाँ बेटी, पहुंच ही जाएंगे। बाबा, आप इतने उदास और खोए खोए क्यों हो? कुछ नहीं बेटा, सोच रहा हूँ नई जगह जा रहे हैं, जाने क्या क्या नहीं बाबा, ज़्यादा मत सोचिए, सब ठीक हो जाएगा। अगर हो सके तो मैं भी कोई ना कोई काम कर ही लूँगी। ऐसा क्यों कह रही है मीनू? तुझे अभी नन्हे का ख्याल रखना है, काम मैं कर लूँगा। बाबा, मगर कब तक आप मेरा सहारा बनोगे? अब मुझे आपका सहारा बनना है। कुमार ने मृणाल के सिर पर हाथ फेरा और कहा, जो करना है कर लेना, पहले हम सुंदरनगर पहुँच तो जाएं। बाबा, एक बात पूछूं? हाँ पूछो बेटा। जीवन एक सवाल के सवाल सिवा और है ही क्या? आप कुछ दिनों से इतने उदास क्यों हैं? मैंने कभी पहले आपको इतना उदास नहीं देखा। क्या कारण है? यह प्रश्न मत पूछो मीनू, मत पूछो, मुझे बस यूं ही। कुमार की आंखें छलछला उठी। मृणाल ने सोचा, अब इन्हें ज़्यादा पूछना ठीक नहीं है। मैंने बहुत गलती की जो ऐसा प्रश्न पूछ लिया। मैं भी कितनी मूर्ख हूँ। मृणाल ख्यालों में खो गई। उसका ध्यान तब उठ टूटा जब गाड़ी पठानकोट रेलवे स्टेशन पर पहुंच गई। उसका दिल कर रहा था कि वह देहरादून चली जाए, वहाँ जहाँ उसका बचपन बीता था, वह जगह जहाँ के एक एक इनसे वाकिफ़ थी। मगर आज किसी दूसरी ही जगह जाना था। वह गाड़ी से नन्हे को गोद में लिए उतर गई। जैसे वह उतरी, भास्कर का ध्यान कुछ देर के लिए बाहर की ओर चला गया। उसकी आंखें एक जगह जाकर टिक गई। क्या यह मृणाल है या मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा? वह उठा और दरवाजे की तरफ भागा ही था कि रोशनी ने उसे आवाज़ लगाई। भास्कर, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही, जाने क्यों जी मिचला रहा है। कुछ देर मेरे पास आ जाइए, मुझे आपकी ज़रूरत है। भास्कर रोशनी की आवाज़ सुन पलट गया और उसके पास आकर उसके माथे पर हाथ रख कर, अरे तुम्हें तो बुखार हो गया है, आओ तुम लेट जाओ। भास्कर ने रोशनी को सुला दिया और जैसे खिड़की से बाहर दोबारा देखने लगा, कोई नहीं था। दोबारा उसे लगा यह मेरा वहम था और कुछ नहीं। मैं कुछ ज़्यादा ही सोचता हूँ। मुझे अब मृणाल के बारे में नहीं सोचना चाहिए। मेरी शादी रोशनी से हो चुकी है और रोशनी मेरी ज़िंदगी है, कोई और नहीं। फिर मैं मृणाल के बारे में क्यों मन को तसल्ली दे? और रोशनी के एक एक किनारे बैठ गया। नन्हे मृणाल की गोद में सोया हुआ था, कुछ हलचल से उठ गया। मृणाल ने कहा, बाबा बस आने में कितनी देर है? बस बेटा, मैंने पता कर लिया, थोड़ी ही देर में आ जाएगी। थोड़ी देर बाद बस आ गई। कुमार ने सामान बस में चढ़ा या और तीनों लोग अपनी अपनी सीट पर बैठ गए। बस अपने गंतव्य की ओर यानी सुंदरनगर की ओर बढ़ चली। तकरीबन 2 घंटे बाद एक जगह जाकर आकर रुकी। सबको भूख लगी थी। मृणाल और कुमार ने एक छोटे से होटल में खाना खाया। थोड़ी देर बाद बस चढ़ाई वाली घुमावदार जगह पर सांप की भांति रेंगते हुए बढ़ने लगी। पहाड़ी दृश्य बहुत ही लुभावने और खूबसूरत थे। सुंदरनगर पहुंचने पर मृणाल और कुमार को बताई हुई जगह ढूंढने में कोई परेशानी नहीं हुई। रहने के लिए एक छोटा सा क्वार्टर भी मिल गया था। दूसरे दिन से कुमार को दफ्तर भी तो जाना था। समय बीतता रहा। कुमार और मृणाल को यहाँ आए तकरीबन 5 महीने हो चुके थे। नन्हे भी 5 महीने का हो गया था और थोड़ा बहुत शरारती भी। दूसरी तरफ रोशनी और भास्कर भी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ चुके थे। भास्कर अब ना के बराबर ही मृणाल को याद करता। रोशनी को एक ही बात का दुख सता रहा था, क्योंकि डॉक्टर ने उसे बता दिया था कि वह कभी माँ नहीं बन सकती। भाग्य का खेल देखी, एक के पास बेटे को देने के लिए बाप का नाम नहीं, मगर वह माँ है और दूसरी माँ बनने के लिए तरस रही है। कहते हैं कुदरत बराबर इंसाफ करती है। शायद इंसाफ इस तरह से हो रहा था। दीनदयाल जी परेशान थे, कारण उनकी बहू उनके घर को वारिस नहीं दे पाएगी। काश उन्होंने मृणाल की बात मान ली होती तो मृणाल और उसका बेटा आज इस घर में होते। मगर अब क्या जा सकता है? अभी कुछ भी तो नहीं, हाथ में कुछ नहीं। अब सूरज की रोशनी को हाथ से तो पकड़ नहीं सकते, तो मृणाल को कैसे? आज दीनदयाल जी के घर में एक छोटा सा समारोह था। समारोह उनकी कंपनी
दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की कर रही थी। भास्कर तन मन धन से काम कर रहा था, मगर उसकी एक इच्छा थी, खुद की अलग पहचान बनाने की। उसे इच्छा नहीं थी या दीनदयाल जी के बेटे के नाम से उसे जाना जाए। इतनी पढ़ाई की थी तो उसका फ़ायदा उठाना चाहता था। कोठी को दुल्हन की तरह सजाया गया था। रोशनी भी आज बहुत खूबसूरत लग रही थी, जैसे 14वीं का चांद, एक सुंदर चांद जो घने काले बादलों के बीच से झांक रहा हो। काले घने बाल नागिन की तरह घुटनों तक लटके हुए थे। वह बार बार नौकरों को निर्देश दिए जा रहे थे। उसके चंचल नयन स्फूर्ति से कार्य की देख रेख कर रहे थे। थोड़ी देर में भास्कर भी तैयार होकर नीचे आ गया। वह किसी राजकुमार से कम नहीं लग रहा था। मेहमानों की आवाजाही शुरू हो गई। थोड़ी ही देर में पोस्टमैन की आवाज़ आई। पोस्टमैन, रामू जरा जाकर तो देख, दीनदयाल जी ने कहा। रामू दौड़ा दौड़ा दरवाजे के पास आया तो डाकिये ने कहा, क्या भास्कर बाबू घर पर हैं? जी हाँ, छोटे मालिक घर पर ही हैं। क्यों, कोई ख़ास बात है? रामू ने जवाब दिया। उनका तार आया है, उन्हें भेज दीजिए, उनके दस्तखत की ज़रूरत है। रामू ऐसा सुनते अंदर चला गया। छोटे मालिक, आपका तार आया है? अच्छा, मैं अभी आया, भास्कर ने कहा। रोशनी, मैं जरा पोस्टमैन से लेटर ले आऊँ? तुम मेहमानों का ध्यान रखो। भास्कर ने पोस्टमैन से तार ले लिया। उसने डाकिया से कहा, चलो अंदर आओ ना भैया, अभी तो डाक बांटनी है, मैं चलता हूँ, बहुत काम है। जैसे भास्कर तार लेकर अंदर आए, दीनदयाल जी ने पूछा, क्या बात है भास्कर, किसका तार आया है? जैसे भास्कर ने उसे खोला, वह खुशी से झूम उठा और दीनदयाल जी के गले लगकर बोला, पिताजी, मैंने आपको बताया था कि मैंने नौकरी के लिए कहा था, मेरा सिलेक्शन हो गया है सुंदर नगर के लिए। ऐसा सुनते ही सारे हॉल में खुशियों की लहर घूम गई। सर्वप्रथम इस खुशी पर सब मेहमानों को मिठाई बांटी गई। तभी भास्कर का दोस्त अशोक बोल पड़ा, देखना यार, कितना अच्छा मौका है, तुम्हारा बिजनेस में तरक्की कर रहा है और तुम्हारी सिलेक्शन भी हो गई है, बहुत बहुत मुबारक हो तुम्हें। जाना कब है? कल ही निकलना होगा, भास्कर ने कहा। परसों ज्वाइन करना है। सभी मेहमान खाना खाकर अपने अपने घर चले गए। रामू और रोशनी जाने की तैयारी में लग गए, क्योंकि उन्हें कल ही तो प्रस्थान कर देना है। सेठ दीनदयाल जी भी बुझे बुझे मन से काम कर रहे थे। कल फिर उनका बेटा दूर चला जाएगा। रात काफ़ी देर तक दोनों बाप बेटे में बात होती रही। थक हार कर वे अपने अपने बिस्तर पर जा लेटे। सुबह ही जाने की तैयारियां होने लगी। रोशनी भी भास्कर के साथ जा रही थी। भास्कर व रोशनी ने थोड़ा थोड़ा नाश्ता की ओर चलने के लिए तैयार हो गए। सेठ जी की आंखों में पानी भर आया। अच्छा पिताजी, हम चलते हैं, आप अपना ध्यान रखना, हर महीने आपसे मिलने आया करेंगे। देखो बेटा, जाते ही फ़ोन कर देना ताकि मेरे दिल को तसल्ली हो जाए। अच्छा पिताजी। भास्कर और रोशनी ने दीनदयाल जी के पांव छुए। ड्राइवर ने कार स्टार्ट की। रोशनी व प्रकाश ने सुंदर नगर के लिए प्रस्थान कर दिया। वे दोनों बहुत खुश थे। शाम होते ही वे लोग सुंदर नगर पहुँच गए। वह जगह जहाँ कुमार और मृणाल पहले से ही रह रहे थे। जाने किस्मत को क्या मंजूर है जो यह लोग बार बार एक दूसरे से टकरा ही जाते हैं। पूरे सुंदर नगर में नए इंजीनियर साहब के खूब चर्चे हो रहे थे। सब लोग उनकी तारीफ के पुल बांध रहे थे। 2 दिनों में ही उन्होंने सब मजदूरों का दिल जीत लिया था। चारों तरफ बस उन्हीं का नाम था। रोशनी तो इन सब से बहुत ही ज़्यादा खुश हो गई थी। कुमार जब शाम को घर आए तो मृणाल ने पूछा, बाबा, सुना है साथ वाली साइड में कोई नए इंजीनियर साहब आए हैं, लोग उनकी बड़ी तारीफ कर रहे हैं। मैंने भी सुना है मीनू, मगर मुझे नहीं मालूम, क्योंकि उनका हमारे कारखाने से कोई लेना देना नहीं है। पर बाबा, सब लोग उनके काम के प्रशंसा कर रहे हैं। मुझे लगा आप यूं ही उनसे मिले होंगे। बेटा, मुझे फुर्सत कहाँ, हम अलग फॉर्म में काम करते हैं, वह अपने फॉर्म में काम करते हैं। पर हाँ, कभी मौका मिला तो उनसे ज़रूर मिलूँगा, कुमार ने कहा। बाबा कहाँ के रहने वाले हैं वह? कुमार थोड़ी देर के लिए चुप हो गया, फिर बोला, बेटा, वह भी देहरादून के ही रहने वाले हैं। जाने क्यों देहरादून का नाम कुमार नहीं लेना चाहता था, शायद इसलिए कि इस नाम की वजह से उनके भरते जख्म हरे हो जाते हैं। मृणाल बुझे मन से बोली, अच्छा बाबा, वह भी देहरादून के हैं। मृणाल का ध्यान एकदम भास्कर की ओर चला गया। अब तक तो भास्कर भी इंजीनियर बन गए होंगे, वह भी कहीं ना कहीं काम करते होंगे,
मगर उन्हें काम करने की क्या ज़रूरत है, वह तो अपनी फैक्ट्री के खुद मालिक हैं। कितनी मधुर याद होती है प्रेम की। जो इंसान आपसे बिछड़ चुका हो और पुनः उसकी याद सताए तो एक तीर सा लगता है मन में। मृणाल का दिल छलनी हो चुका था, उसकी आंखों में अचानक ही आंसू आ गए। मृणाल कुमार भी थकावट के कारण अपनी खटिया पर लेट गया, नन्हे नींद से जाग गया था। मृणाल ने उसे गोद में उठा लिया। तभी घर के बाहर की तरफ नजर पड़ी, देखा एक छोटा बच्चा खेलता खेलता सड़क पर जा पहुंचा है। तभी अचानक एक कार वहां आकर रुक गई। कार को बच्चों ने घेर लिया। उस कार में कोई और नहीं, रोशनी भास्कर के साथ बैठी हुई थी। भास्कर का ध्यान इधर उधर नहीं था, वह कुछ फाइलें पढ़ रहा था। मृणाल की नज़र रोशनी पर पड़ी, मगर कुछ धुंधली सी। थोड़ी देर को ठिठक गई, तभी नन्हे फिर से रोने लग गया। मृणाल उसे लेकर अंदर चली गई। रोशनी बच्चों को देखकर बहुत खुश हो रही थी। मन में एक टीस से उठी, काश मैं भी माँ बन पाती। तभी उसने गाड़ी से उतरकर उस छोटे बच्चे को गोद में उठाया और पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? दीपू। तुम किसके बेटे हो? अपने माँ बाबा का। उसने हंसते हुए उत्तर दिया। उसके इस उत्तर को सुन सब लोग हंसने लगे। वह तो हमें भी मालूम है कि तुम अपने माँ बाबा के बच्चे हो, मगर तुम्हारे पिताजी का क्या क्या काम करते हैं? इस बार भास्कर ने पूछा। माँ घर का काम करते हैं, बाबा पास वाली फैक्ट्री में। क्या तुम हमारे साथ हमारे घर चलोगे थोड़ी देर? रोशनी ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा। नहीं, फिर कभी, अभी माँ डांटेंगी। इतना कहकर वह भाग गया। भास्कर और रोशनी भी अपनी राह चले गए। बस 5 मिनट बाद मृणाल घर से बाहर निकली। नन्हे कुमार के साथ सो गया था। कुमार दिन भर का थका हारा था, उम्र बढ़ने के कारण नींद आ जाती थी। कुमार को नहीं मालूम चला कि वह बाहर भास्कर आया था। जैसे मृणाल बाहर आई, उसने अपनी पड़ोसन से पूछा, वह गाड़ी किसकी थी और यहाँ कौन आए थे? अरे नहीं, इंजीनियर साहब अपनी बीबी के साथ घूमने जा रहे थे कि दीपू पर नज़र पड़ गई। उनकी बीबी बच्चों को बहुत प्यार करती। दीपू को देखकर उसकी ममता फूट पड़ी। मृणाल सब सुनकर खुश हो गई और अंदर चली गई। रात के समय खाने की मेज़ पर रोशनी कुछ उदास थी। क्या बात है रोशनी, क्या सोच रही हो? भास्कर ने पूछा। भास्कर, क्या सच में मैं माँ कभी नहीं बन सकती? क्या मैं तुम्हारे वंश को आगे नहीं बढ़ा पाऊँगी? मुझे अफसोस हो रहा है अपनी ज़िंदगी पर। तुम ऐसा क्यों सोच रही हो? मैंने तो कुछ भी नहीं कहा। माना बच्चों की चाह हर माँ बाप को होती है, मगर भगवान ने हमें सुख से वंचित रखा है तो कोई न कोई वजह ज़रूर रही होगी। बेवजह भगवान कुछ नहीं करता। तुम धीरज रखो, सब अच्छा ही होगा। माना अभी हमारी शादी को 5 महीने ही हुए हैं, मगर मेरी भी तो इच्छा है कि कोई बच्चा भविष्य में मुझे माँ और तुम्हें बाबा कहकर बुलाए। रोशनी अपनी भावनाओं को नहीं संभाल पाई और रो पड़ी। भास्कर उसे गले से लगाते हुए, तुम्हें माँ बुलाने वाला ज़रूर आएगा, भरोसा रखो। मुझे तो लगता है तुम्हारी यह उम्मीद ज़रूर पूरी होने वाली है। हमारे घर में भी बच्चे के भागने दौड़ने का शोर सुनाई देगा। जाने क्यों मुझे लग रहा है। रोशनी फिर भी सुबकती रही। तुम्हें पता है भास्कर, मेरी कश्मीर वाली सहेली जो एक बेटे की माँ बन चुकी है, उस बच्चे को देखने उसके पिता नहीं आए। जाने कैसा बाप है कि अपने बच्चे से मिलने नहीं आया। बेशक उसने मुझसे छुपाने की कोशिश की, मगर उसकी आंखें बोल गई कि वह झूठ बोल रही है। तुम दूसरे के बारे में इतना क्यों सोच रही हो? क्योंकि मुझे लगता है कहीं ना कहीं मेरे मन की तार उसके साथ जुड़े हुए हैं। शायद वह मुझे दोबारा कहीं ना कहीं ज़रूर मिलेगी। मैंने सुना है कि उन्होंने कश्मीर छोड़ दिया है, वह कहीं दूसरी जगह रहने लगे हैं। जाने क्यों ऐसा महसूस हो रहा है कि वह मेरे आसपास ही यहीं कहीं है। अच्छा ठीक है बाबा, अब अपने आंसू पोंछो, खाना खाओ और सोने चलो। दिन भर का थका हारा हूँ, तुम्हारे आंचल की छाँव में सुकून से सोना चाहता हूँ। इतना कहकर भास्कर ने रोशनी के माथे को चूम लिया। कुमार आज बहुत जल्दी ही काम पर जाने को तैयार हो गया। मृणाल भी जल्दी उठकर घर की साफ सफाई में लग गई थी। वह अपने घर को सजाने में जुट गई। आज घर में एक छोटी सी पूजा थी। नन्हे 6 महीने का होने वाला था उसका अन्नप्राशन और नामकरण होना था। कुमार और मृणाल ने उसका नाम भी सोच लिया था। पंडित जी को कहेंगे कि इसका नाम सूर्यांश रखे। सूर्य का अंश मतलब भास्कर का अंश। मृणाल अब बहुत खुश थी। उसके बच्चे को आज ना मिलने वाला था। जिन जिन लोगों को उसने आज घर पर बुलाया था, वह उन्हें कल ही न्योता दे आई थी। बस पंडित जी दोपहर बाद आने वाले थे और कार्यक्रम शुरू हो जाता। तभी उनकी पड़ोसन आई और कहा, मृणाल तुम इंजीनियर साहब और उनकी बीबी को भी न्योता दे आओ। सुना है बहुत अच्छे लोग हैं, तुम्हें मना नहीं करेंगे, क्योंकि वह
बच्चों से बहुत प्यार करते हैं। रहने दो दीदी, कहाँ हम छोटे लोग कहाँ वाह, भला हमारे घर क्यों आएंगे? अरे एक बार बुला कर तो देखो। ठीक है, अगर तुम कहती हो तो घर की साफ़ सफाई करने के बाद दोपहर के समय उनको बुलाने चली जाऊंगी। मैंने उनका घर तो नहीं देखा, मगर तुम्हें साथ लेकर जाऊंगी। कुमार जल्दी जल्दी तैयार हो चुका था। आज उसे वेतन भी मिलना था और घर में पूजा भी थी। वह मृणाल के पास गया और बोला, मीनू खाना तैयार है क्या? हाँ बाबा तैयार है। आज आप दोपहर बाद घर आ जाना, पंडित जी भी आ जाएंगे और कुछ छोटा मोटा सामान भी ले आना। खाना परोसते हुए मृणाल ने कहा, मालूम है बेटी, तुम चिंता ना करो, सब हो जाएगा। उस सामान के सिवाय अगर कोई और ज़रूरत हो तो बता दो। बाबा देखो, बरसात आने ही वाली है। दूसरा, आप रोज़ इतनी कड़क धूप में दफ्तर जाते हो तो अपने लिए एक छाता लेते आना। और आज मैं कोई ना नुकुर नहीं सुनूंगी, समझ आया आपको? मृणाल ने बैठे बैठे कहा। ठीक है दादी अम्मा, ले आऊँगा। तुम्हारे लिए और नन्हे के लिए क्या लाऊं, अभी बता दो। हमारे पास तो सब कुछ है, आपने कमी ही क्या छोड़ी है? बस पूजा का सामान ले आना, खाने की तैयारी मैं कर दूंगी और जल्दी लौट आना। मृणाल ने कुमार के गले लगते हुए कहा। जाने क्यों आंखों से आंसुओं की बूंदें कुमार की कमीज पर गिरी और गुम हो गई। अच्छा बेटी, चलती हूँ, जल्दी ही लौट आऊँगा। ठीक है बाबा। मृणाल भी उठकर अपने बाबा के साथ दरवाजे तक आई और कसकर कुमार को गले लगा लिया। अरे आज तुझे हो क्या गया है? जाने दे मुझे, सामान भी तो लाना है और घर भी जल्दी आना है। बाबा जाओ, आज दफ्तर में बहुत भीड़ थी, सबको अपना अपना वेतन जो लेना था। कुमार ने भी आधे दिन की छुट्टी ले ली थी, उसने भी अपना वेतन लिया। बाहर आकर छुटपुट सामान खरीदा और छाता लेने के लिए दूसरी दुकान पर चला गया। सुंदर सा छाता खरीदा और नन्हे के लिए छोटी सी खिलौना कार। सामान लेकर वह जल्दी जल्दी घर वापस होना चाहता था। जो ही सामान लेकर दुकान के बाहर निकला और घर की तरफ चला ही था कि एक कार उससे आकर टकरा गई। सारी चीज़ें इधर उधर बिखर गईं। छाता और कार हवा में उड़ने लगी। आंधी सी चली। कुमार के मुंह से केवल एक दर्द भरी चीख उभरी, आ, और इतना कहकर वह बेहोश हो गए। आज कुमार के घर पर छोटी सी पूजा थी। नन्हे का नामकरण होना था। कुमार ने बच्चे का नाम भी सोच लिया था, सूर्यांश। सूर्य का अंश, सूर्य का मतलब भास्कर। बहुत ही खुश मन से घर को लौटा था कि अचानक गाड़ी से उसे टक्कर मार दी। छाता और खिलौना कार हवा में उड़ गई। कुमार दूर जा गिरा। मुंह से एक दर्दनाक चीख उभरी। उसी पल बेहोश हो गया। भास्कर के चेहरे की हवाइयाँ उड़ गई। यह दुर्घटना उसी की कार से हुई थी। कार भी वह स्वयं ही चला रहा था। उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। समझ नहीं आया कि क्या करे। एकदम भीड़ इकट्ठा हो गई। भास्कर गाड़ी से उतरा, घायल इंसान के पास जा पहुंचा। जैसे उसे उठाने के लिए उसका मुंह पलटा, दिल को एक धक्का सा लगा। हाथ रुक से गए। कुमार काका, बस इतना ही बोल पाया। लोगों की मदद से कुमार को उठाकर कार में डाल दिया। कार फर्राटे भरती हुई हॉस्पिटल की ओर दौड़ पड़ी। जहाँ से भी कार गुजरती, कार की रफ्तार को देख लोग दांतों तले उंगली दबा लेते। कुछ समय पश्चात ही कार ने अस्पताल में प्रवेश कर लिया। कुमार को शीघ्रता से दाखिल करवा दिया गया। भास्कर की तो मानो सांसें थम सी गई। क्या यह कुमार काका मिले भी तो इस तरह? वह इंसान जिसने उस दिन भरी बरसात में मेरी मदद करी थी, आज मैं उसका गुनहगार हो गया। मतलब मृणाल भी यहीं कहीं। हे भगवान, मुझे किसी दो राह पर खड़ा कर दिया है। ना मैं इधर जा सकता हूँ ना उधर। मुझे इस मुश्किल से निकालो भगवान, मेरी प्रार्थना सुन लो। बस कुमार काका को ठीक कर दो, बाकी मैं संभाल लूँगा। बेचैनी में भास्कर हॉस्पिटल की गैलरी के चक्कर काट रहा था। आंखों के सामने कुमार, रोशनी और मृणाल घूम रहे थे। तभी ध्यान आया, मेरा तो कोई बच्चा, क्या करूं? एक मजदूर दौड़ता हुआ मृणाल के पास है। मृणाल बेचारी क्या जानती थी कि आज उसकी दुनिया ही उजड़ जाएगी। वह तो पूजा की तैयारी में व्यस्त थी। नन्हे सोया हुआ था, वह अपने काम में मस्त थी कि तभी दरवाजे पर दस्तक। मृणाल ने सोचा शायद बाबा आ गए होंगे। उसने एकदम दरवाज़ा खोला। क्या देखते कि एक मजदूर पसीने से लथपथ तथा हाँफता हुआ दरवाजे के पास खड़ा है। वह उसे उस हालत में देखकर घबरा गई। क्या हुआ सामू का? क्या? मृणाल हकलाई हुई बोले। सामू था कि उसके मुंह से
शब्द ही नहीं निकल रहे थे। वह हाँफ रहा था। श्यामू काका आप बोलते क्यों नहीं? आखिर आपको हो क्या गया है? और मेरे बाबा कहाँ हैं? मृणाल ने संदिग्ध मन से कहा। बेटा वह इसके आगे कुछ ना कह पाए। हाँ कहिए ना श्यामू काका, आप चुप क्यों हो गए? बेटा कैसे कहूँ, कैसे बताऊँ? श्यामू ने अपना सिर झुका लिया। काका कुछ भी कहो, कुछ भी ना। चुप ना रहो, मेरा दिल बैठा जा रहा है। ना जाने मुझे आज आगे वह कुछ भी ना कह सकी। बेटा तुम्हारे बाबा। श्यामू चुप हो गया। क्यों काका, क्या हुआ है मेरे बाबा को? वह बेचैन सी हो उठी। उनका एक्सीडेंट हो गया, उन्हें उठाकर हॉस्पिटल ले गए हैं। मृणाल की आंखों के आगे अंधेरा छा गया। वह गिरते गिरते बची, फिर भी उसने हिम्मत नहीं छोड़ी। पड़ोस वाले भी इकट्ठा हो गए और उसे तसल्ली देने लगे। एक दो नौजवानों और श्यामू काका ने गाड़ी का प्रबंध किया और वह हॉस्पिटल की ओर रवाना हो गए। मृणाल की गोद में छोटा सा नन्हे था। उसकी आंखें भाव शून्य थी, आंसू कहीं गुम से हो गए थे। जब वह हॉस्पिटल पहुंचे तो देखते क्या है, डॉक्टर ने कहा कुमार अभी भी बेहोश पड़ा है। मृणाल को कोई होश नहीं कि किसने उसके बाबा का एक्सीडेंट किया है। उसका ध्यान तो डॉक्टर की बातों पर चला गया। डॉक्टर साहब मेरे बाबा। वह डॉक्टर की तरफ रुआंसी होकर बोली, बेटा इनका खून बहुत बह चुका है, अगर खून जल्दी ना मिला तो। नहीं ऐसा मत कहिए डॉक्टर साहब, आप मेरा खून ले लीजिए मेरे बाबा। वह तड़प उठी। श्यामू ने नन्हे को गोद में उठा लिया और मृणाल अपने खून की जांच करवाने अंदर चली गई। उसी समय भास्कर वहां आया। वह भी बहुत परेशान था, किसी बड़े डॉक्टर से बात करने गया था। छोटे से बच्चे को मजदूर की गोद में देखकर बोला, यह किसका बच्चा है? श्यामू कोई जवाब देता उससे पहले डॉक्टर बाहर आए और बोला, पेशेंट को खून की सख्त ज़रूरत है, खून मैच नहीं कर रहा है। तभी भास्कर ने कहा, डॉक्टर साहब मेरा खून ले लीजिए, चलिए देर मत करिए। मृणाल एक तरफ से निकली और दूसरी तरफ से भास्कर को ऑपरेशन थिएटर ले जाया गया। उसके खून का भी टेस्ट किया गया, मगर उसका भी खून कुमार के खून सा ना मिल सका, शायद भगवान को। सॉरी भास्कर, आपका खून भी तो क्या मेरा खून भी मैच नहीं हो सका? भास्कर ने सिर झुका लिया। बाहर मृणाल गोद में नन्हे को लिए आंखें बंद करे भगवान से यही प्रार्थना कर रही थी कि जो इंसान बाबा को खून देने के लिए राजी है उसका खून बाबा के खून से मैच कर जाए। जैसी मृणाल ने आंखें खोली, सामने के दरवाजे से भास्कर को आते देख हैरान हो गई। आंखों को हाथों से मलने लगी। क्या कोई सपना देख रही हूँ? तभी श्यामू बोल उठा, बेटा इन्हीं इंजीनियर बाबू की गाड़ी से कुमार का एक्सीडेंट हुआ है। भास्कर बाबू वो रही पेशेंट की बेटी। भास्कर ने नजरें उठाई। सुनने हो गया तो मैं सही समझा था, अगर कुमार काका यहाँ तो मृणाल भी यहीं कहीं। मृणाल की नज़र भास्कर पर पड़ी और भास्कर की मृणाल पर नयनों से नयन मिले और झुक गए। मृणाल की आंखों से आंसू की अविरल धारा बह निकली। बाबा की हालत पर दुख मनाए या भास्कर के मिलने की खुशी, ऐसा लग रहा था कि नाव के दोनों सिरों पर पांव रखी है, कभी ना पलट सकती है। कितने न्यारे हैं कुदरत के खेल भी। अभी वह खुद को संभाल नन्हे को पकड़े भास्कर के पास जाती कि तभी दूर से रोशनी ने पुकारा, भास्कर तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं या क्या? अभी तो मृणाल संभली ही थी, अभी तो भास्कर के गले लगना था। अपने सवालों के जवाब लेने बाकी थे, मगर उससे पहले एक और आंधी उसके सवालों को उड़ा ले गई। यह आंधी थी रोशनी। रोशनी को देख मृणाल रोए या हंसे समझ ही नहीं आ रहा था। रोशनी को भास्कर के किसी परिचित ने खबर दी थी कि भास्कर की गाड़ी से एक्सीडेंट किसी का हो गया है। रोशनी भास्कर की चिंता में परेशान हुए जा रही थी, कहीं भास्कर को चोट तो नहीं लगी। वह दौड़ती हुई भास्कर के जा गले लगी, उसके चेहरे को अपने हाथों में थाम लिया, माथे को चूम कर बस इतना बोली, तुम ठीक तो हो, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? मेरी तो जान ही निकल गई थी। मृणाल एक जगह खड़ी रह गई, आंसू गाल पर ही अटक गए, हाथों में बर्फ सी जम गई। मेरा बच्चा पिता मिलने से पहले अनाथ हो गया। मेरे बाबा जिंदगी और मौत से लड़ रहे हैं। इतने महीने एक उम्मीद में जिसका इंतजार किया वह तो किसी गैर का निकला। दीवार का सहारा लेकर खड़ी हो गई। किसे को से खुद को यार अपनी किस्मत को या ऊपर वाले। भास्कर नजरें उठाकर मृणाल की ओर देखने लगा, तभी नज़र उसकी गोद में सो रहे नन्हे बच्चे पर गई। वह रो दिया, मेरा बच्चा। मन में सोचा, यह तो मेरा बच्चा है। भगवान मैंने यहाँ क्या कर दिया? मैं इतना स्वार्थी कैसे हो गया? एक बार भी मुझे इस बच्चे का ख्याल नहीं आया। एक बार भी नहीं सोचा कि मृणाल माँ बनने वाली है। बस रोशनी के प्यार
में बहता चला गया। यह कैसा प्यार है मेरा, कैसा किसी को खुशियाँ दी और किसी को। तभी डॉक्टर अंदर आए। आ जाइए, पेशेंट को होश आ गया है। मृणाल अंदर की ओर दौड़ी। भास्कर भी पीछे चल दिया। जैसे ही रोशनी की नज़र मृणाल पर पड़ी, उसके मुंह से एक ही शब्द निकला, हाय मेरे मालिक। तभी मुझे एहसास हो रहा था मृणाल यहीं कहीं है, मतलब भास्कर की कार से मृणाल के बाबा का एक्सीडेंट हुआ है। प्रभु, इसके बाबा को ठीक कर दे। ये नन्हा सा बच्चा। उसका हृदय दुख से भर उठा। अजीब सी पीड़ा का एहसास हो रहा था रोशनी को। वो भी अंदर की ओर चल दी। जैसे मृणाल अंदर पहुंचती है तो दिल दहल जाता है। बाबा का शरीर खून से सना हुआ, सांस रुक रुक कर चल रही है। मृणाल का कलेजा मुंह को आ जाता। आंसू दरिया की तरह बहना शुरू कर देते हैं। कुमार हल्की सी आंखें खोलकर मृणाल की ओर मुस्कुराते हुए देखता है। मृणाल नन्हे को लेकर अपने बाबा के पास जाते हुए हौले से अपना हाथ आशीर्वाद के रूप में ऊपर उठाते हैं और धीरे से कहते हैं, बेटा। और इतना कहते हैं अपने प्राणों को त्याग कर देते हैं। वाह रे कुदरत के खेल, कभी किसी को मिलाता है तो कभी जुदा करता है। कुमार इस दुनिया को छोड़कर चला गया। सारा जीवन दुखों का ढेर ढोता हुआ कुमार उसने इन सब दुखों से छुटकारा पा लिया। आज वह इतनी मीठी नींद सो गया कि अब उसे कोई भी नहीं जगा सकता था। कोई भी उस पर उंगली नहीं उठा सकता था। आज उसने इस फरेबी दुनिया से विदा ले ली। मृणाल एक जगह खड़े होकर एकटक अपने बूढ़े बाबा को देखती रही। ना कुछ कह पाई, ना कुछ कहने की हिम्मत रही। कुमार की अर्थी को खूब सजाया गया एक पवित्र सहृदय, सबसे प्रेम करने वाला शरीर आज जल रहा था। लपटे आकाश को छू रही थी, मानो कह रही हो कि हे भगवान याले, जिसे तूने कभी सुख की सांस ना लेने दी, जिसे तूने कभी प्यार से सर ऊंचा करके जीने ना दिया, आज मैं उसे तुम्हारे पास भेज रही हूँ। मृणाल चुपचाप एक कोने पर पत्थर के ऊपर बैठी अपने बाबा को मिट्टी में मिलते हुए देख रही थी। आज उस बेसहारा का सहारा भी छिन गया। अभागी मृणाल। कुमार के अंतिम संस्कार के बाद मृणाल नन्हे को लिए घर जाने को तैयार हुई तो रोशनी ने कहा, मृणाल तुम किस तरह अपने बाबा के बिना उस घर में रहोगी? अभी तुम्हारा बेटा भी तो छोटा है और तुम्हारे पति का भी कोई पता नहीं। जब तक तुम अपने दुखों से उभर ना जाओ, मेरे साथ चलो मेरे घर। मृणाल अपने आंसू पोंछते हुए बोली, नहीं रोशनी, अभी आदत सी हो गई है तन्हाई की, और अब तो ताम्र तन्हा ही रहना है। फिर नन्हे को देखकर विचारों में गुम हो गई। सूर्यांश मतलब भास्कर, कार्यालय अंश, यही नाम रखना चाहते थे बाबा तुम्हारा, मगर वो सूर्य तो किसी और का हो चुका। फिर तुम उसका अंश। वो बेसख्ता रो पड़ी। नन्हे उस समय करुण दूरद से जाग रोने लग गया। रोशनी ने उसे मृणाल की गोद से उठा लिया और चुप कराने लगी। वो रोशनी की गोद में चुप होकर बैठ सो गया। भास्कर नजरें नीचे करके खड़ा रहा। अपने बेटे को अपना नहीं कह सकता, मृणाल को अपना नहीं कह सकता और रोशनी को छोड़ नहीं सकता। आज वो अपनी ही नज़रों में गिर गया। पहली बार मृणाल से मिला तभी भी उसकी ज़िंदगी से खिलवाड़ किया, और अब जब मुलाकात हुआ तो उससे उसका सहारा, उसका हौसला, उसका संसार छीन लिया। मृणाल नीचे निगाहों से भास्कर को ही देख रही थी। फिर हिम्मत करके बोली, भास्कर बाबू, मैं एक बार उस जगह जाना चाहती हूँ जहाँ मेरे बाबा आपकी गाड़ी से टकराए थे, बस आखिरी बार। भास्कर और रोशनी दोनों चौंक गए। मगर क्यों? आप वो इतना ही कह पाया, बस एक बार, मृणाल ने विनती की। नन्हे अभी भी रोशनी की ही गोद में था। वो इत्मीनान से सो गया था और रोशनी उसे बड़े प्यार से निहारे जा रही थी। कुछ देर बाद वो उस जगह पहुंच गए। मृणाल ने ध्यान से इधर उधर देखा। नाली के पास छाता पड़ा था और साथ में एक टूटे खिलौना कार। अपने आंसू को खुद में समेटे दोनों चीज़ें उठे, अपने सीने से लगाए और भास्कर के पास आकर बोली, आपको पता है भास्कर बाबू, मेरे बाबा कड़क धूप में पैदल चलकर दफ्तर जाते थे। मैंने उनसे सुबह कहा था, बाबा अपने लिए छाता ले आना। आज मेरे बेटे का नामकरण भी था तो शायद बाबा उसके लिए ये खिलौना लाए थे। मेरे बाबा मुझे छोड़कर क्यों चले गए? आज सुबह से ही मुझे कुछ अजीब सा महसूस, शब्द हलक में अटक गए और वो सड़क पर बैठ छाते और खिलौनों को सीने से लगाए रो दी। हल्की बूंदाबांदी भी शुरू हो गई। भास्कर और रोशनी की आंखों से भी अविरल अश्रुधारा बह निकली।
वहाँ खड़े श्यामू काका ने बस इतना ही कहा, इंजीनियर बाबू, इसे कुछ दिन अपने घर ले जाइए, यहाँ रहकर तो ये खुद को ही खत्म कर लेगी, ये नन्हा सा बच्चा। नहीं काका, मैं यहीं ठीक हूँ, वो सुबकते हुए बोली। तभी भास्कर बोल उठा, देखिए ये ठीक कह रहे हैं, और दूसरी बात सब मेरे कारण हुआ है, मुझे प्रायश्चित का एक मौका तो दीजिए, वरना मैं आत्मग्लानि में ही मर जाऊंगा। हाय रे नारी हृदय प्रेमी के मुंह से निकले यही शब्द काफ़ी हैं तुझे पिघलाने के लिए। नहीं नहीं भास्कर बाबू, आपका कोई कसूर नहीं, जो भाग्य में लिखा हो वो होकर रहता है। रोशनी ने भी काफ़ी मिन्नती की तो मृणाल उनके साथ चल दी। आंसू रुकने का नाम नहीं ले रही थी और बादल पुरजोर बरस रहे थे। मृणाल और भास्कर के घर में रहते 2 दिन हो गए थे, मगर ये दिन उस पर इतने भारी थे कि काश धरती फट जाती तो वो उसमें समा जाती। कैसे रहे वहाँ जहाँ उसका प्यार किसी और के साथ था। नन्हे हर वक्त रोशनी के आंचल में रहता, क्योंकि मृणाल जाने किस दुनिया में गुम रहती। बच्चा रोशनी के आंचल में खुश रहता। उसे भास्कर और मृणाल के रिश्ते के बारे में कुछ भी पता नहीं था। वो हर वाकई सी अनजान थी। कितना कुछ कहने को था मृणाल के पास, मगर कहती किससे। भास्कर गुनहगारों की भांति नजरें नीचे किए रहता। आज अचानक भास्कर मृणाल के सामने आ गया और बोला, मृणाल ने नजरें उठाकर देखा तो बोल पड़ी, भास्कर बाबू, मैंने बाबा को छाता लाने के लिए कहा था। मेरे बाबा कड़कती धूप में दफ्तर जाते थे। मुझे और नन्हे को खुशहाल जिंदगी देने के लिए छाता अब उनके लिए तरसता रहेगा, और मैं अपने बाबा के लिए। मेरे बाबा छाता खोल भी ना पाए, क्यों चले गए वो मुझे छोड़ कर। इतना कहती छाते को सीने से लगा कर रो दी। रोशनी नन्हे को लेकर आ गई थी। वो रो रहा था। भास्कर को जाने क्या हुआ, नन्हे को रोशनी के गोद से लिया और पुचकारने लगा। बच्चा एकदम चुप हो मुस्कुरा दिया। रोशनी बोल पड़ी, आपने आज इसे पहली बार पकड़ा और ये एकदम चुप हो गया। ऐसा लग रहा है जैसे ये अपने पापा की गोद में हो। भास्कर क्या जवाब देता, क्या कहता कि नन्हे अपने पापा की गोद में ही है। मृणाल रोते रोते चुप हो गई और दोनों बाप बेटे को देखने लगी। शाम के समय मृणाल गुमसुम चुप बैठी सोच रही थी। कितनी लहरें मन को विचलित कर रही थी, कितनी तूफानों ने उसके मन मस्तिष्क को घेरा था। क्या क्या बवंडर अंदर कोहराम मचाए थे। नन्हे रोशनी के पास सोया था। मृणाल जा चुकी थी। नन्हे को उसके पिता के हवाले कर बस 2 खत लिखे थे, एक रोशनी के नाम, दूसरा भास्कर के। प्रिय रोशनी, तुम्हारी कोख सोनी अच्छी नहीं लगती। आज तुम्हें अपना नन्हा देकर जा रही हूँ। जानती हूँ कि तुम मुझसे बढ़कर इसे प्यार दोगी। ये 2 दिनों में ही तुम्हारा हो गया। मैं तो बस देवी की मात्र हूँ, तुम यशोदा बनकर इसका पालन करना। तुम्हारा और भास्कर बाबू का प्यार सदा बना रहे। अलविदा। रोशनी पत्र पढ़ रो दी और नन्हे को कसकर सीने से लगा लिया। मेरा बच्चा, मेरे नन्हे। भास्कर के नाम पत्र नहीं, अपनी ज़िंदगी लिख कर छोड़ी थी। भास्कर बाबू, बहुत आसान थे कि एक छोटी सी दुनिया बसाती आपके साथ। अरमान थे कि एक छोटी सी दुनिया बसाती आपके साथ, मगर ख्वाब कभी पूरे होते हैं भला? कुछ ख्वाब अधूरे रह जाते हैं। ये भी वही था। मैंने बस आपका इंतज़ार किया। मुझे नहीं मालूम था कि मेरा प्यार इतना कमज़ोर निकलेगा। आप चंद महीने भी रुक ना पाए। सोचा करती थी आपसे मिलूंगी तो कितनी शिकायत करूंगी, आपके गले लग कर रो दूंगी, मगर मैं तो आपको छूने का हक भी खो चुकी हूँ। रोशनी बहुत अच्छी है, उसे कभी भी मेरी सच्चाई नहीं बताइएगा। मेरे बाबा ने अपना सर्वस्व त्याग दिया मेरे लिए, और मैं उन्हें, मुझे लगता था एक प्रेमी प्रेमिका को प्यार सर्वोपरि होता है, लेकिन गलत थी मैं। जितना निस्वार्थ मेरे बाबा का प्रेम मुझसे था, उसके आगे हमारा ये रिश्ता कितना तुच्छ था। मेरे बाबा को वो इंसान थे जो मेरी खातिर इस समाज से लड़ गए, खुद टूटे मगर मुझे ना टूटने दिया। ऐसे थे मेरे बाबा। कहाँ से लाऊं मैं अब अपने बाबा? मेरे बाबा ने नन्हे का नाम सूर्यांश रखने का सोचा था, मतलब आपका अंश, ये आपका अंश है और मैं आपको सौंप के जा रही हूँ। भास्कर के साथ सदा रोशनी ही रहती है, तभी तो आप एक दूसरे के हुए। और मैं मृणाल, हाँ मृणाल तो कभी भास्कर की हो ही नहीं सकती। मेरी जो जगह है वहीं जा रही हूँ। अपना रोशनी और नन्हे का ख्याल रखना और सदा खुश रहना। मैं आपको ना मिल सकूँगी। मेरे बाबा के बगैर कोई अस्तित्व नहीं। अपने बाबा की बेटी मृणाल। भास्कर उसे पढ़ा रो दिया। कितना खोखला था उसका प्यार, जो एक परिवार का सुकून छीन ले गया। उसने उसे बहुत ढूंढा, मगर वो कहाँ मिलती। वो तो जा चुकी थी, रुकी नहीं। आखिरी बार मृणाल को
ब्यास के घाट पर देखा गया अपने बाबा के छाते और उस टूटे खिलौने को सीने से चिपकाए। मृणाल कमल की नाजुक सी जड़ जो पानी के भीतर रहती है, पानी में समा गई, चली गई अपने बाबा के पास उस निस्वार्थ प्रेम का बदला चुकाने जो मृणाल कुमार मृणाल से करता था। इस बात को गुजरे 5 महीने हो चुके थे। रोशनी सच में यशोदा का रूप निकले, सूर्यांश में उसकी जान बसती है। भास्कर जब भी सूर्यांश को देखता है तो मृणाल की छवि नजर आती। एक बेचैनी उसका पीछा नहीं छोड़ती। उसे नहीं मालूम मृणाल के साथ क्या हुआ। आज भी वो उसे पागलों की तरह तलाश कर रहा है। उसके जीवन का खजाना उसे मिला भी और लुट भी गया। घर में हर प्रकार का सुख होते हुए भी वो बेचैन है। कभी कभी वो एक सपना देख कर जाग पड़ता है। देखता क्या है, मृणाल एक घने जंगल में बढ़ी जा रही है बिना किसी और देखे। उसकी सिसकियाँ भास्कर के कानों में गूंज रही। वो पीछे से आवाज़ें लगाता रह जाता है। वो सुनती नहीं, बस आगे बढ़ती जाती है। वो रुकती नहीं, वो पीछे से पुकारता रह जाता है, मृणाल सुनो तो। मृणाल क्या तुम रुकोगी नहीं, रुकोगी नहीं मृणाल। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसे लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ये कहानी अब इसी पर समाप्त होती है। मिलती हूँ अगले भाग के साथ। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।